क्या वाकई में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर करोड़ों रुपए का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल घोटाला किया था? और क्या सच में राहुल गांधी की हत्या का एहसास सोनिया गांधी को बहुत पहले से ही हो चुका था? और क्या सचमुच बोफोर्स घोटाले में सोनिया गांधी ने अपने करीबी बिजनेसमैन ओतावियो को सीबीआई और कानून से बचाकर देश से भागने में मदद की थी? और क्या ये सच है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को सिर्फ एक कठपुतली प्रधानमंत्री बनाकर रखा और खुद सुपर पीएम बनकर पूरा देश चलाया? और क्या वाकई में इटालियन होने की वजह से सोनिया गांधी को शरद पवार जैसे नेताओं ने धोखा देकर प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने भारत की पूरी दिशा बदल कर रख दी। आज हम इस कहानी को शुरू से डिकोड करेंगे, बिना किसी फिल्टर के। तो सोनिया गांधी की कहानी भारत के किसी राजमहल या फिर राजनीतिक परिवार से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है इटली के एक छोटे से गांव से। 9 दिसंबर 1946 इटली के विंसेजा इलाके का एक छोटा सा गांव लुसियाना। यहाँ स्टेफेनो माइनो और पाओला माइनो के घर एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया एडविज एंटोनिया एल्बिना माइनो, जिसे आज दुनिया सोनिया गांधी के नाम से जानती है। सोनिया का परिवार एक आम, ट्रेडिशनल और बेहद सख्त कैथोलिक परिवार था। उनके पिता स्टेफानो माइनो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। स्टेफानो एक बहुत ही सख्त मिजाज वाले इंसान थे। घर में डिसिप्लिन आर्मी जैसा था। सोनिया और उनकी 2 बहनों नादिया और अनुष्का को बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में बड़ा किया गया। कुछ सालों बाद ये परिवार ट्यूरिन शहर के पास अल्बासानो नाम के टाउन में शिफ्ट हो गया। सोनिया बचपन से ही बहुत शांत लेकिन एम्बिशियस थी। वो जानती थी कि अगर उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उन्हें इस छोटे से शहर से बाहर निकलना होगा। 1960 के दशक में जब वो बड़ी हो रही थी, इटली में भी मॉडर्न बदलाव आ रहे थे। सोनिया को लैंग्वेज सीखने का शौक था। वो एक फ्लाइट अटेंडेंट या टीचर बनना चाहती थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए 1965 में 18 साल की उम्र में सोनिया ने अपने पिता को मनाया कि उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड जाना है। पिता पहले नहीं माने, लेकिन सोनिया की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। 1965 में सोनिया गांधी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर पहुंची। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने वहां के लेनॉक्स स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में इंग्लिश सीखने के लिए एडमिशन लिया, जो बेल एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर आता था। कैम्ब्रिज में जिंदगी आसान नहीं थी। पिता से बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए सोनिया को अपना खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। वो वहाँ एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम भी करती थी। यहीं से शुरू होता है उनके संघर्ष और जुनून का वो दौर जिसने उनकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। एक दिन 1965 में ही कैम्ब्रिज के मशहूर वर्सिटी रेस्टोरेंट में सोनिया बैठी थी। तभी वहाँ एक लड़का आया, एक बेहद शर्मीला, हैंडसम और शांत भारतीय लड़का, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी थे। राजीव गांधी उस वक्त अपने ग्रीक दोस्त चार्ल्स एंटोनियो के साथ वहां आए थे। राजीव ने जैसे ही सोनिया को देखा, उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। रिपोर्ट्स बताती है कि राजीव इतने शर्मीले थे कि उन्होंने खुद जाकर बात करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स को एक बड़ी टिप दी और रिक्वेस्ट की कि वो किसी तरह उन्हें सोनिया के बगल वाली कुर्सी पर बिठा दे। चार्ल्स ने ऐसा ही किया। यहीं से शुरू हुई राजीव और सोनिया की लव स्टोरी। दोनों घंटों बातें करने लगे। कैम्ब्रिज की सड़कों पर साइकिल से घूमना, साथ में वक्त बिताना। सोनिया को शुरुआत में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राजीव भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार नेहरू गांधी परिवार के चिराग हैं। जब उन्हें ये पता चला तो वो थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन राजीव का प्यार सच्चा था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो शादी सोनिया से ही करेंगे। जब ये बात इटली में सोनिया के पिता स्टेफानो को पता चली तो वो पूरे तरीके से भड़क गए। एक इटालियन लड़की की शादी किसी दूर देश के राजनेता के बेटे से, वो इसके सख्त खिलाफ थे। दूसरी तरफ भारत में इंदिरा गांधी को भी इस रिश्ते के बारे में पता चला। 1965 में इंदिरा गांधी एक एग्जीबिशन के सिलसिले में लंदन आई। राजीव ने अपनी मां से कहा कि वो सोनिया से मिलना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने सोनिया से मुलाकात की। सोनिया घबराई हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी उनके शांत और शालीन स्वभाव से इम्प्रेस हुई। इंदिरा ने सिर्फ एक शर्त रखी कि दोनों अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें शादी के लिए कुछ साल इंतजार करना चाहिए और तब तक अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। सोनिया और राजीव ने इंतजार किया लगभग 3 साल तक। 1968 में जब सोनिया 21 साल की हो गई, तब ये तय हुआ कि वो भारत आएंगी। 1968 की शुरुआत में सोनिया दिल्ली पहुंची, लेकिन वो सीधे प्रधानमंत्री आवास में नहीं गई। इंदिरा गांधी ने भारतीय संस्कारों का ध्यान रखते हुए तय किया कि जब तक शादी नहीं हो जाती, सोनिया अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ रहेंगी। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन इंदिरा गांधी के बेहद करीबी दोस्त थे। सोनिया 43 दिन तक तेजी बच्चन के साथ रही। तेजी बच्चन ने ही सोनिया को साड़ी पहनना, भारतीय तौर तरीके और हिंदी के कुछ शब्द सिखाए। सोनिया ने पूरी शिद्दत से इस नए कल्चर को अपनाया। 25 फरवरी 1968 दिल्ली में एक बेहद सादे समारोह में राजीव और सोनिया की शादी हुई। इस दिन से एडविज एंटोनिया अल्बाइना माइनो सोनिया गांधी बन गई।
शादी के बाद प्रधानमंत्री का सरकारी आवास सोनिया का नया घर बन गया। सोनिया का शुरुआत से ही राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें पॉलिटिक्स से सख्त नफरत थी। वो एक आम हाउसवाइफ बनकर खुश थी। 1970 में राहुल गांधी और 1972 में प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। राजीव गांधी भी राजनीति से दूर थे। वो इंडियन एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट बन गए थे। सोनिया और राजीव की जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। वो दोस्तों के साथ घूमते, छुट्टियां मनाते और एक बहुत ही प्राइवेट लाइफ जीते। इंदिरा गांधी भी सोनिया को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि सोनिया ने कभी भी घर के मामलों या राजनीति में दखल नहीं दिया। जबकि इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। 1980 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने गांधी परिवार को हिलाकर रख दिया। संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इंदिरा गांधी बुरी तरह टूट गई। संजय उनके राजनीतिक वारिस थे। अब इंदिरा गांधी का दबाव राजीव गांधी पर पड़ने लगा कि वो राजनीति में आए और उनकी मदद करे। सोनिया इस बात के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने राजीव से लड़ाई की, मिन्नतें की कि वो राजनीति में न जाए। सोनिया का वो मशहूर कोट आज भी याद किया जाता है, जब उन्होंने कहा था, मैं अपने बच्चों को सड़कों पर भीख मांगते देख लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें राजनीति में जाने नहीं दूंगी। सोनिया जानती थी कि राजनीति कितनी क्रूर है, लेकिन राजीव गांधी अपनी मां को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। 1981 में राजीव ने राजनीति में कदम रखा और अमेठी में चुनाव जीतकर सांसद बने। सोनिया को मन मारकर यह फैसला मानना पड़ा, लेकिन असली भूचाल तो अभी बाकी था। 31 अक्टूबर 1984 वो सुबह जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया ही सबसे पहले भागती हुई बाहर आई। खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर सोनिया के गोद में था जब उन्हें एम्स ले जाया जा रहा था। सोनिया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन फैसला किया कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सोनिया ने एक बार फिर से राजीव गांधी को रोकने की कोशिश की। वो अस्पताल के एक कमरे में राजीव से लिपट कर रो रही थी और कह रही थी, ये तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन नियति तय हो चुकी थी। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन गए और यहीं से सोनिया गांधी की जिंदगी का स्ट्रगल और शांति का वो फेस खत्म होता है और शुरू होता है फेम, पावर और सबसे भयानक कंट्रोवर्सी का वो दौर जिसने हमेशा के लिए उनकी इमेज बदल कर रख दी। 1984 के अंत में हुए चुनाव में राजीव गांधी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। वो एक युवा डायनामिक प्रधानमंत्री के रूप में उभरे और सोनिया गांधी, जो अब तक सिर्फ एक प्राइवेट हाउसवाइफ थी, अब देश की फर्स्ट लेडी बन चुकी थी। विदेशी दौरों से लेकर अमेठी और रायबरेली की तूफानी दौरों तक सोनिया पब्लिक आई में आ चुकी थी। उनका पावर बढ़ने लगा था। वो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी ताकत और सबसे करीबी सलाहकार बन चुकी थी। लेकिन जब सत्ता आती है तो अपने साथ आरोप भी लाती है और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी। साल 1986 भारत सरकार ने स्वीडन की एक हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के साथ 155 mm की 400 तोपों की सप्लाई के लिए 1437 करोड़ रुपए का सौदा किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने भारत की राजनीति में आग लगा दी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बोफोर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को भारी रिश्वत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम और एन राम के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस रिश्वत कांड में कई बिचौलिए शामिल थे और इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आया वो था ओतावियो। ओतावियो कोई आम आदमी नहीं था। वो इटली के एक इंजीनियरिंग फर्म का रीजनल डायरेक्टर बनकर भारत आया था, लेकिन दिल्ली के पावर सर्कल में उसकी असली पहचान उसका पद नहीं था, बल्कि सोनिया गांधी के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। मीडिया और इंडस्ट्री इंसाइडर के मुताबिक ओतावियो और उसकी पत्नी मारिया को सीधे प्रधानमंत्री आवास में बिना किसी रोक टोक के एक्सेस थी। दोनों परिवारों का एक साथ छुट्टियां मनाना, बच्चों का एक साथ खेलना, ये सब पब्लिक डोमेन में था। आरोप ये लगा कि ओतावियो ने सोनिया गांधी के साथ अपनी इसी नजदीकी और पावरफुल पोजीशन का फायदा उठाकर बोफोर्स डील में बिचौलिए का काम किया और करोड़ों रुपए का कमीशन खाया। जब मामले की जांच शुरू हुई और सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया तो कहानी ने सबसे डर्टी मोड़ लिया। विपक्ष और जांच एजेंसियों का सीधा आरोप था कि सोनिया गांधी और तत्कालीन कांग्रेस मशीनरी ने पूरी ताकत लगाकर ओतावियो को बचाने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि सोनिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जांच को धीमा करवाया। 1993 में जब सीबीआई ओतावियो को अरेस्ट करने ही वाली थी, उसे इंटरसेप्ट किया जाना था, तब जुलाई 1993 की एक रात वो अचानक रातों रात भारत छोड़कर भाग गया। सवाल ये उठा, एक विदेशी नागरिक जिस पर देश के सबसे बड़े रक्षा घोटाले का आरोप है, वो बिना सरकार के टॉप लेवल के सपोर्ट से कैसे भाग सकता है। विपक्ष के नेताओं ने संसद में हंगामा खड़ा कर दिया कि ये सोनिया गांधी का सीधा मैनिपुलेशन था। उन्होंने अपने दोस्त को बचाने के लिए सिस्टम का गला घोट दिया। बाद के सालों में जब भी सीबीआई ने ओतावियो के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की कोशिश की, हमेशा ऐसा लगा जैसे सरकार उसे बचा रही है। 2006 में जब यूपीए की सरकार थी तो लंदन के बैंक में ओतावियो की सील किए गए अकाउंट्स को डीफ्रीज कर दिया गया और उसे पैसे निकालने की इजाजत मिल गई।
इन सारे फैक्ट्स को देखकर यही नतीजा सामने आता है कि सोनिया गांधी ने जानबूझकर एक भ्रष्ट विदेशी बिचौलिया को शील्ड किया। उनके ऊपर लगे ये आरोप कभी कोर्ट में पूरी तरह साबित नहीं हो पाए, क्योंकि मेन सस्पेक्ट ही हाथ से निकल चुका था। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में सोनिया गांधी इस मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार और विलन के रूप में ही देखी गई। ये दाग उनके करियर पर हमेशा के लिए चिपक गया। बोफोर्स घोटाले ने राजीव गांधी की सरकार को गिरा दिया। 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई, राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए। सोनिया गांधी के लिए यह समय बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने अब तक की सबसे भयानक त्रासदी खड़ी है। एक ऐसी त्रासदी जिसने उन्हें सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि सबसे बड़ी विक्टिम भी बना दिया। साल 1991 देश में मिड टर्म चुनाव हो रहे थे। राजीव गांधी एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के लिए पूरे देश में रैलियां कर रहे थे। वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को मिलनी चाहिए थी। वीपी सिंह की सरकार और उनके बाद चंद्रशेखर की सरकार के दौरान राजीव गांधी से एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी। उन्हें सिर्फ नॉर्मल पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी। कांग्रेस पार्टी और खुद सोनिया गांधी लगातार इंटेलिजेंस इनपुट और धमकियों का हवाला देकर सरकार से गुहार लगा रहे थे कि राजीव गांधी की जान को खतरा है, खासकर श्रीलंका के एलटीटी आतंकवादियों से। लेकिन सिस्टम ने उनकी एक न सुनी। 21 मई 1991 तमिलनाडु, राजीव गांधी रात के वक्त एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां कोई प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं थी, भीड़ बिल्कुल उनके करीब आ रही थी, पुलिस का कोई सख्त पहरा भी नहीं था। तभी एक औरत जिसका नाम धनु था, राजीव गांधी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी और एक जोरदार धमाका हुआ। राजीव गांधी की उसी वक्त मौत हो गई। एलटीटीई के बॉम्बर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को उड़ा दिया था। जब ये खबर सोनिया गांधी तक पहुंची तो सोनिया गांधी पूरे तरीके से बिखर गई। उन्हें अस्थमा का भयंकर अटैक आया। जो औरत हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहती थी, आज उसी राजनीति ने उनके पति को उनसे छीन लिया था। इस घटना के बाद सोनिया गांधी को एक ऐसी विक्टिम की तरह देखा गया जिसे पूरे राजनीतिक सिस्टम ने धोखा दिया था। मीडिया और कांग्रेस नेताओं का मानना था कि अगर एसपीजी कवर नहीं हटाया जाता तो राजीव गांधी आज जिंदा होते। सोनिया को ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने जानबूझकर राजीव को असुरक्षित छोड़ दिया था। राजीव की मौत के तुरंत बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया कि सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन सोनिया ने इस ऑफर को पूरी तरह ठुकरा दिया। वो उस सिस्टम से इतनी नफरत करने लगी थी जिसने उनके पति की जान ली। उन्होंने खुद को अपने आवास के अंदर कैद कर लिया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और सोनिया ने खुद को सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश और राजीव गांधी फाउंडेशन के काम तक सीमित कर लिया। वो 6 साल तक खामोश रही, एक टूटी हुई टारगेटेड महिला जिसे नियति ने सबसे बड़ा दर्द दिया था। लेकिन राजनीति कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। 1991 से 1997 के बीच कांग्रेस पार्टी बुरी तरह बिखरने लगी। नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष बने। पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी। नेता एक एक करके कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे। 1997 आते आते ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर सोनिया गांधी का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने गुहार लगाई कि अगर उन्होंने पार्टी को नहीं संभाला तो नेहरू गांधी परिवार की विरासत खत्म हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद फिर 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने सीताराम केसरी को हटाकर खुद को कांग्रेस अध्यक्ष बना लिया। लेकिन जैसे ही वो पावर में वापस आई, उनके अपनों ने ही उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और यहीं से जन्म लेती है हमारी अगली बड़ी कंट्रोवर्सी। 1999 का साल, अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति KR नारायण के सामने दावा पेश किया कि उनके पास 272 सांसदों का समर्थन है और वो सरकार बनाने जा रही है। ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनने ही वाली है। लेकिन तभी उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर एक बड़ा विद्रोह फूट पड़ा। कांग्रेस के 3 बड़े और सीनियर नेता शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने एक लेटर लिखा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये मुद्दा उठाया कि सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ है, वो विदेशी मूल की महिला है, इसलिए उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई भारतीय ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। सोनिया गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। जिन नेताओं के साथ वो काम कर रही थी, उन्होंने ही ऐन मौके पर उनके विदेशी होने का कार्ड खेल दिया। 1968 में भारत आने के बाद से सोनिया ने भारत की नागरिकता ले ली थी। वो एक भारतीय बहू थी और उन्होंने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया था। लेकिन फिर भी उन्हें उनके जन्म स्थान के आधार पर फ्रेम किया गया और टारगेट किया गया। ये सोनिया के खिलाफ एक बहुत गंदा राजनीतिक दाव था। शरद पवार खुद को प्रधानमंत्री की रेस में देख रहे थे और उन्होंने सोनिया को रास्ते से हटाने के लिए ये खेल खेला। सोनिया ने इससे आहत होकर तुरंत अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मच गया। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नेताओं ने सोनिया के समर्थन में भूख हड़तालें की। अंत में शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी NCP बना ली।
सोनिया गांधी ने भारी जन समर्थन के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी में सोनिया गांधी साफ तौर पर एक इनोसेंट विक्टिम थी। उन्हें एक बाहरी बताकर उनका हक छीना गया था, लेकिन इस बगावत ने सोनिया को कमजोर करने के बजाय और ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने समझ लिया था कि राजनीति में सरवाइव करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा कठोर होना पड़ेगा। 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी ने पहली बार अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीती। वो लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी। अब वो सिर्फ राजीव गांधी की विधवा नहीं थी, बल्कि एक मंजी हुई राजनेता बन चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में थी, लेकिन सोनिया गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगले 5 साल तक पूरे देश का दौरा किया, गठबंधन की राजनीति को समझा और 2004 के चुनाव के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसने सभी पॉलिटिकल पंडितों को चौंका दिया। 2004 के चुनाव नजदीक आ रहे थे। वाजपेयी सरकार इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ पूरे कॉन्फिडेंस में थी। सबको लग रहा था कि बीजेपी आसानी से जीत जाएगी और सोनिया गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन 2004 के रिजल्ट के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और सबको लग रहा था कि अब सोनिया गांधी ही देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन तभी बीजेपी के सीनियर लीडर उमा भारती और सुषमा स्वराज ने उनके विदेशी मूल का मुद्दा फिर उठा दिया। सुषमा स्वराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई इटालियन देश का पीएम बना तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी और जमीन पर सोएंगी। इस भयंकर ड्रामे के बीच सोनिया गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे कर दिया। लेकिन इस त्याग के पीछे जो असली खेल शुरू हुआ उसने उनकी अगली और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। सोनिया गांधी ने पीएम की कुर्सी भले ही न ली हो, लेकिन सत्ता की असली चाबी उन्होंने अपने पास ही रखी। यूपीए सरकार बनने के बाद वो यूपीए की चेयरपर्सन बनी और साथ ही गठबंधन हुआ एक नई संस्था का, नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग यानी एनएसी। सोनिया गांधी इस एनएसी की अध्यक्ष बनी, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। अब यहीं से शुरू हुआ रिमोट कंट्रोल सरकार का वो दौर जिस पर संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और तत्कालीन कोयला सचिव पीसी पारक की किताबों ने पक्के सबूत दिए। मीडिया और अपोजिशन का सीधा आरोप था कि मनमोहन सिंह सिर्फ एक नाम के प्रधानमंत्री थे, जबकि सारे बड़े फैसले, फाइलों का क्लियरेंस और मंत्रियों की नियुक्ति सीधे सोनिया गांधी की मर्जी से ही होती थी। एनएसी एक ऐसी असंवैधानिक बॉडी बन चुकी थी जो चुनी हुई सरकार के ऊपर सुपर कैबिनेट की तरह काम कर रही थी। इंडस्ट्री इनसाइडर बताते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में क्या पास होना है और क्या नहीं, ये पहले सोनिया गांधी तय करती थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मनरेगा और राइट टू फूड जैसे बड़े कानून एनएसी के ड्राफ्ट किए गए थे, जिन्हें पीएमओ को बस लागू करना था। जब भी मनमोहन सिंह कोई कड़ा फैसला लेना चाहते थे, सोनिया गांधी का वीटो आ जाता था। इस मैनिपुलेशन ने प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को भारी नुकसान पहुंचाया। देश चलाने की असली पावर बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के एक ऐसी महिला के हाथ में थी जिसने कभी कोई सरकारी शपथ नहीं ली थी। इंटरप्रिटेशन साफ था, सोनिया गांधी ने त्याग का नाटक सिर्फ अपनी विदेशी छवि को साफ करने के लिए किया था, जबकि बैकसीट ड्राइविंग करके उन्होंने पूरे सिस्टम को बंधक बना लिया था। इसी सुपर पीएम वाले दौर के आखिरी सालों में यानी यूपीए 2 के दौरान कांग्रेस सरकार के ऊपर एक के बाद एक घोटालों की बाढ़ आ गई। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम और कोलगेट स्कैम। इन घोटालों ने सोनिया गांधी की बनाई सल्तनत की जड़ें हिला दी। जनता में भारी गुस्सा था और इसी गुस्से के बीच 2014 में देश की सियासत में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में पहुंच गई और सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। सत्ता हाथ से जा चुकी थी, लेकिन सोनिया गांधी के लिए मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई। नई सरकार के आते ही उनके और उनके परिवारों के पुराने कारनामे फाइलों से बाहर आने लगे और यहीं से शुरू होती है वो कंट्रोवर्सी जिसने उन्हें फिर से कानूनी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। साल 1968 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था, जिसे एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी चलाती थी। वक्त के साथ ये अखबार भारी घाटे में चला गया और 2008 में बंद हो गया। आरोप है कि इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर एक खेल खेला। 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस नई कंपनी में 76% शेयर अकेले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे, जबकि बाकी शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस जैसे वफादारों के पास थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस किया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड से एजेएल कंपनी को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का लोन दिया। बाद में इस 90 करोड़ के कर्ज को सिर्फ 50 लाख रुपए के बदले यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यंग इंडियन कंपनी यानी सीधे तौर पर सोनिया और राहुल गांधी एजेएल की दिल्ली और मुंबई और लखनऊ जैसी प्राइम लोकेशन पर स्थित 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनों और संपत्तियों के मालिक बन गए। जांच एजेंसी और कोर्ट के मुताबिक ये सीधा सीधा धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। पार्टी के फंड का इस्तेमाल जो टैक्स फ्री होता है, एक प्राइवेट कंपनी के जरिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के लिए किया गया।
इस कंट्रोवर्सी ने सोनिया गांधी की छवि को एक और तगड़ा झटका दिया। 2015 में सोनिया और राहुल को इस मामले में पटियाला हाउस से जमानत लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस ने जनता के सामने सोनिया गांधी को एक ऐसे विलन की तरह पेश किया जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी की संपत्ति को अपने निजी फायदे के लिए मैनिपुलेट किया। इस केस के बाद सोनिया गांधी का ग्राफ लगातार नीचे गिरने लगा, उनकी सेहत बिगड़ने लगी और पार्टी के अंदर भी उनकी पकड़ कमजोर होने लगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों का मानना है कि कहानी का ये पहलू पूरे तरीके से एक तरफा है। उनका दावा है कि ये कोई घोटाला नहीं बल्कि विरोधियों की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। 2014 के बाद से देश का सियासी माहौल पूरे तरीके से बदल चुका था। कांग्रेस बैकफुट पर थी और बीजेपी फ्रंट फुट पर। सोनिया गांधी के समर्थकों और कई इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्सेज का कहना है कि नेशनल हेराल्ड जैसे मामलों में एक भी रुपए का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, न ही किसी संपत्ति को बेचा गया था। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, यानी उससे कोई भी निजी मुनाफा नहीं कमाया जा सकता था। इसके बावजूद इस केस को जबरन जिंदा रखा गया। जुलाई 2022 में ईडी ने सोनिया गांधी को समन भेजा। 75 साल की उम्र में जब वो भयंकर हेल्थ प्रॉब्लम्स और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन से जूझ रही थी, उन्हें तपती गर्मी में घंटों ईडी के दफ्तर में बिठाकर पूछताछ की गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि ये जांच किसी करप्शन को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की सबसे बड़ी नेताओं को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए की जा रही थी। इस पूरे फेज में सोनिया गांधी को एक ऐसी इनोसेंट विक्टिम के रूप में देखा गया जिसे सिर्फ उसके सरनेम गांधी की वजह से टारगेट किया जा रहा था। उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लैंड डील्स के अनगिनत केसेस खोले गए। उनके बेटे राहुल गांधी पर केसेस की बौछार कर दी गई। ये सब कुछ एक तय पैटर्न के तहत किया गया ताकि इस परिवार को अदालतों के चक्कर में उलझाकर राजनीति से बेदखल किया जा सके। सोनिया गांधी ने इस पूरे दबाव को बेहद खामोशी और गरिमा के साथ झेला, जिसने उनके समर्थकों के बीच उनके प्रति सम्मान को और ज्यादा बढ़ा दिया। इन सभी विवादों, कोर्ट कचहरी के चक्करों और गिरती सेहत का असर सोनिया गांधी के करियर और उनकी पर्सनल लाइफ पर साफ दिखने लगा। साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी। हालांकि 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद उन्हें कुछ समय के लिए फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार तनाव, पति के खोने का पुराना दर्द और बच्चों के राजनीतिक करियर को बचाने की प्रेशर सोनिया गांधी की सेहत पर भारी पड़ चुका था। उन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल में कई बार एडमिट होना पड़ा। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन और अस्थमा की पुरानी बीमारी ने उन्हें पब्लिक लाइफ से दूर होने पर मजबूर कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली भी छोड़ दी और राजस्थान से राज्यसभा के जरिए संसद पहुंची। आज 2026 में सोनिया गांधी की लाइफस्टाइल और उनकी वेल्थ को लेकर भी क्यास लगते रहते हैं। हालांकि उनकी ऑफिशियल नेटवर्थ चुनावी एफिडेविट के मुताबिक लगभग 11-12 करोड़ रुपए है, जिसमें दिल्ली के सुल्तानपुर में कुछ खेती की जमीन और कुछ गहने शामिल हैं। लेकिन उनके विरोधी हमेशा उन पर विदेशी बैंकों में गुप्त संपत्ति होने के आरोप लगाते रहते हैं, जो कभी साबित नहीं हो पाए। आज वो अपने बंगले में बेहद शांत और कटी-कटी जिंदगी जी रही है। उनके पास अब सिर्फ अपनी फैमिली, राहुल और प्रियंका का साथ है। अगर हम इंडस्ट्री या उनके दौर के समकालीन नेताओं से तुलना करें तो शरद पवार या ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने वक्त के साथ अपनी रणनीति बदली। शरद पवार ने बगावत की लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा रिलेवेंट रहे। वहीं सोनिया गांधी ने कभी अपने कोर स्टाइल को नहीं बदला। उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने पार्टी के अंदर नए और ग्राउंडेड लीडर्स को पनपने नहीं दिया और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की लेगेसी को बचाए रखने पर लगा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेताओं का कांग्रेस छोड़ना इसी सेंट्रलाइज पावर पॉलिटिक्स का नतीजा था, जिसने कांग्रेस को पतन की ओर ढकेल दिया। लेकिन अब जब हम इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं तो वक्त आ गया है उन पन्नों को दोबारा खोलने का जो इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। अगर हम इन सारी कंट्रोवर्सी को दोबारा देखें, टाइमलाइन के गैप्स को समझें और मीडिया के बनाए नैरेटिव के परतों को खोलें तो कई चौंकाने वाले कॉन्ट्राडिक्शन सामने आते हैं। बोफोर्स केस में जिन उतावियों को लेकर इतना बवाल मचा, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में सालों चले केस के बाद भी सोनिया गांधी के खिलाफ एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया जा सका जो उन्हें सीधे तौर पर इस घोटाले से जोड़ता हो। उतावियों की दोस्ती को सीधे देशद्रोह का नाम दे दिया गया, लेकिन कानूनी तौर पर सोनिया का दामन साफ ही रहा। रही बात मनमोहन सिंह को कठपुतली बनाकर देश चलाने की, तो क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि इसी सोनिया गांधी के दौर में सूचना का अधिकार जैसा ऐतिहासिक कानून आया जिसने खुद उनकी सरकार के घोटालों को जनता के सामने ला खड़ा किया। अगर वो इतनी ही मैनिपुलेटिव और डिक्टेटर होती तो क्या वो एक ऐसा कानून पास होने देती जो सरकार की जवाबदेही तय करता हो। नेशनल हेराल्ड केस में भी जिस एजेएल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात की जाती है, वो सारी संपत्तियां आज भी कानूनन एजेएल कंपनी के पास ही है। सोनिया गांधी ने उसमें से 1 इंच जमीन भी अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराई और न ही कोई पर्सनल बैंक बैलेंस बढ़ाया। सोनिया गांधी ने जो व्यक्तिगत नुकसान झेला है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अपनी सास को अपनी गोद में दम तोड़ते देखना, अपने पति के चिथड़े उड़ते देखना और उसके बाद भी एक विदेशी धरती में आकर इस देश के रग रग को समझना और उसे संभालना, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, जो भारतीय राजनीति के इतिहास में पावर का सबसे बड़ा और इकलौता त्याग है।
आज जब वो राजनीति के हाशिए पर है तो उनका पूरा जीवन एक राजनीतिक सफर नहीं बल्कि एक त्रासदी जैसा नजर आता है। तो फिर अब सवाल यही उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या वो एक बेहद चतुर विदेशी मूल की मैनिपुलेटर थी जिन्होंने पर्दे के पीछे से भारत को अपनी उंगलियों पर नचाया और अपनी वफादारियों को देश के ऊपर रखा, या फिर वो एक ऐसी मजबूर परिस्थितियों की मारी महिला थी जिसने इस देश को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में सियासी दलदल ने उन्हें सिर्फ बदनामी दी। एक बात तो तय है, चाहे आप उनसे नफरत करें या उनसे मोहब्बत, सोनिया गांधी के बिना भारत का आधुनिक इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, सोनिया गांधी की इस लाइफ स्टोरी और उनकी कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सुपर बॉस थी या फिर वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा का शिकार हुई? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी हार्ड हिटिंग अनफिल्टर्ड बायोग्राफी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर दबाना ना भूलें।